तो लास्ट क्लास में हमने पहले उत्तराखंड राज्य की स्थापना से संबंधित कुछ डेट्स पढ़ी थी, राज्य की राजधानी से रिलेटेड डेट्स पढ़ा था, और उसके बाद मैंने राज्य के प्रशासनिक ढांचे के बारे में आपको बताया था। इसी को मैं फॉलो कर रहा था, तो कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल की से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने बताए थे। जिलों की स्थापना का कालक्रम भी मैंने आपको बताया था, फिर किस तरीके से कुमाऊं मंडल से सारे ये जिले बने हुए हैं और ये कैसे याद रखने हैं, ये भी कोई उतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग इधर उधर घुमाते रहोगे तो लग जाता है। एक साथ बने जिले कौन कौन से थे, तो 1891 में कौन से बने थे, 1960 में कौन से बने थे, 1997 में कौन से बने थे। क्षेत्र के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनका क्षेत्र याद रखना, बट वैसे हमने सबको याद नहीं रखने हैं, कुछ ऊपर के याद रखने, कुछ नीचे के याद रखने, और बीच के जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तहसील और ब्लॉक में अंतर क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है और एक ग्रामीण विकास की इकाई है। ठीक है, एक जिले के अंदर एक प्रशासनिक इकाई और एक ग्रामीण विकास। पहले तो मैंने तहसील और ब्लॉक के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताए थे, ये मैंने यहाँ तक आपको कल बता दिया था। उसके बाद अब आता है समानता और अंतर। ये है इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टिकोण से। जाहिर सी बात है, आप नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में जाओ, अपर पीसीएस के इंटरव्यू में जाओ, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। तो पहले तो समानता देखते हैं कि दोनों में समानता क्या है। एक तो ये समानता है कि दोनों जिले के ही उप क्षेत्र हैं। ठीक है, दोनों जिले के ही अंदर आते हैं। और दूसरा समानता यह है कि दोनों क्षेत्र प्रशासनिक कार्य एवं सहूलियत के क्षेत्र हैं। काम में तो दोनों में प्रशासन से ही जुड़ा हुआ काम होगा, क्योंकि ब्लॉक चाहे ब्लॉक में काम हो, ब्लॉक में भी प्रशासन का काम हो रहा है, तहसील में भी प्रशासन का काम हो रहा है ना। ब्लॉक में भी सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं ना, प्रशासन के ही तो लोग बैठे हुए हैं। बीडीओ जो है वो प्रशासन का व्यक्ति है, उसके नीचे जो कनिष्ठ सहायक हैं, क्लर्क हैं, वो प्रशासन के व्यक्ति हैं। और तहसील में जो तहसीलदार, उप तहसीलदार बैठे हुए हैं, या उनसे नीचे जो कनिष्ठ सहायक वगैरह बैठे हुए, ये सब आपके प्रशासन से जुड़े हुए तो व्यक्ति हैं। तो ये दोनों प्रशासन से जुड़े हुए, लेकिन इनके पीछे किस प्रकार का प्रशासन होगा उसके तर्क में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो ये तो समानता होगी। अब अंतर आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक और प्रशासन तहसील के बीच में अंतर स्पष्ट करने के 3 सामान्य से बिंदु शामिल करे हैं। हम जब सिस्टम के अंदर जाते हैं और कार्यशैली में बारीकी से अगर हम नज़र डालेंगे, तो बारीकी से काम करने में बहुत सारे अंतर आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, इनकी जिम्मेदारी अलग है, उनकी जिम्मेदारी अलग है, और एक दूसरे के काम में टकराव नहीं होना चाहिए। यही तो प्रशासनिक सहूलियत है ना। अगर एक ही काम के लिए मैं 2-2 संस्थान स्थापित कर दूंगा तो फिर वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगी। तो पहला हो गया प्राथमिक कार्य, मेन काम। तो ब्लॉक का काम है ग्रामीण विकास। ग्रामीण शब्द जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो, जैसे ग्रामीण विकास का कार्य करना, ग्रामीण नियोजन का कार्य करना, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी भारत सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना आएंगी, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में लागू करनी होगी ना, वो सारा का सारा जिम्मेदारी किसके पास जाएगा? ब्लॉक के पास जाएगा। इसीलिए ब्लॉक का जो प्रशासनिक अधिकारी है, उसका पद, उसका स्तर तहसील के प्रशासनिक अधिकारी से थोड़ा सा उच्च दिया गया है, मगर हर परिस्थिति में नहीं। ठीक है, नियुक्ति में वो उच्च है। तो ग्रामीण विकास, देखो ग्रामीण विकास का मतलब क्या हो गया? गांव में विकास से संबंधित जो भी काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, लाइट की व्यवस्था डालनी है, हमने पानी की व्यवस्था देनी है, शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अलावा कई सारी आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था है। ब्लॉक के अंदर कोई भवन निर्माण हो रहा है, कोई सरकारी भवन निर्माण हो रहा है, कोई सार्वजनिक कार्य काम हो रहा है, कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, कोई नई योजना आई है, ये सब काम ब्लॉक से जाएगा। आप समझ रहे हो? ग्रामीण नियोजन, ब्लॉक के अंदर प्लानिंग भी होती है। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। उस ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, किस तरीके का प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब आगे बिजली, पानी, सड़क वड़क कैसे देना है, किस तरीके से बजट है, वो फिर एक रिपोर्ट बना करके उच्च स्तर पर जिले में भेजेंगे, वो राज्य के पास भेजेंगे, जो केंद्र के पास जाना है केंद्र के पास जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग भी ब्लॉक के अंदर होती है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की। योजना लागू मैंने बोल ही दिया है भाई। जैसे मैंने बोला मनरेगा की योजना लागू करनी है,
तो ये तहसील के माध्यम से थोड़ी लागू कराई जाएगी, ये किसके माध्यम से कराई जाएगी, ये ब्लॉक के प्रशासन के तहत लागू की जाएगी। तो ब्लॉक के साथ ना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की कार्य की दैनिक गतिविधियों की जो जो जुड़ाव है वो ज्यादा होता है, इसलिए ब्लॉक पर एक जनप्रतिनिधि भी होता है। तहसील पर आपने कोई जनप्रतिनिधि नहीं देखा होगा, आप समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब तहसील का कार्य हो गया भूमि अभिलेख से संबंधित। भूमि अभिलेख का मतलब हो गया लैंड रिकॉर्ड्स। हमें पता है कि चाहे गांव की जमीन हो या फिर उस जिले के अंदर या उस तहसील के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर शहरी जमीन हो, कोई भी जमीन हो, कोई किसकी जमीन है जिसके अंदर जैसे तहसीलदार है उसके अंदर पटवारी आ जाता है, ये सब आ जाता है ना। तो ये सारे लोग जमीन का मुआयना करते हैं, जमीन का रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करते हैं। जमीन खरीद और बिक्री होती है तो उसमें जो भी रिपोर्टें लगती है वो किससे जाती है, तहसील से जाती है। दाखिल खारिज कौन करके देता है, पटवारी करके देता है। कोई जमीन का विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा, तहसीलदार करेगा सिर्फ। वो हालांकि वो पटवारी को लेकर के जाएगा, मौके पे जो होता है वो पटवारी होता है, आपको पता है ये बात है, जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। जो असली आदमी मौके पे होता है ना खुरापात, वो होता है पटवारी। ठीक है, तो ये भूमि अभिलेख से संबंधित कार्य करेगा, ये भूमि से जुड़ा हुआ जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करेगा और राजस्व की वसूली भी करेगा। राजस्व का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, उस क्षेत्र में जो भी सरकार के पास आय आ रही है, आमदनी आ रही है। सरकार के पास आमदनी किन किन स्रोतों से आती है, पहले के जमाने में जमीन से ही आता था सारा का सारा। अब हालांकि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर कृषि जमीन होती है तो आप उससे तो आय की उगाही नहीं कर सकते हो ना, लेकिन कोई व्यवसायिक कार्य कर रहा है, कोई व्यवसायिक क्षेत्र है, वहां से कोई सरकार को कोई किराया मिल रहा है या कुछ और तरीके का कर मिल रहा है तो उसकी वसूली भी तहसील के अंतर्गत की जाती है। कोई शुल्क वसूला जा रहा है, वो भी वसूली कौन कर रहा है, तहसील कर रहा है। तो राजस्व वसूली का कार्य जो कि अब बहुत कम हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा काम तहसील का है लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। इसी में बहुत बड़ी कमाई हो जाती है। दूसरा, काम के हिसाब से मैंने इसको अलग कर दिया। दूसरा, मैंने प्रशासनिक प्रमुख के आधार पर इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्लॉक जो होता है, जो ब्लॉक के अंदर का प्रशासनिक अधिकारी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है बीडीओ। और तहसील के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है तहसीलदार। ठीक है, कई बारी क्या होता है कि तहसील अगर नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा तो फिर एसडीएम के कंट्रोल में आ जाता है सारा तहसील। उत्तराखंड में ज्यादातर तहसीलों के अंदर तहसीलदारों की बहुत तगड़ी शॉर्टेज चल रही है, जिसके चलते ज्यादातर तहसीलें एसडीएम के कंट्रोल में आता है। जब आप पीसीएस अधिकारी बनते हो ना, तो जो आपका प्रोबेशन का पीरियड होता है, वो जो प्रोबेशन के 2 साल होते हैं, वो आप तहसीलदार के तौर पर काम करते हो, आप एसडीएम के तौर पर नहीं काम करते हो। तो जब आप परमानेंट हो जाओगे तब आप क्या बनोगे, एसडीएम। जैसे एक आईएएस होता है, तो जब आईएएस बनता है तो जो प्रोबेशन का पीरियड होता है उसको जब ड्यूटी पे भेजा जाता है प्रोबेशन में 2 साल, तो वो क्या काम करता है, एसडीएम का काम करता है। वो चाहे वो बेशक आईएएस है, और जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है प्रोबेशन का, और वो तब जाकर के परमानेंट आईएएस माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर तहसीलदार होता है। ये 2 बातें याद रखना। तीसरी बात है जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रमुख। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या हो गया, कोई लोकतंत्र के माध्यम से कोई व्यक्ति यहां पर हम बिठा सकते हैं ऊपर। तो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक प्रमुख होता है। हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख। आगे जब हम लोग ये चीज जो और डिटेल करेंगे हम उत्तराखंड के प्रशासन के बारे में, तो वहां पर भी देखेंगे। जब हम पॉलिटी अभी आगे पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटी में हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी, उसके अंदर डिटेल में देखना है, पर यहां पर उसका जिक्र किया गया है और आजकल हलचल भी है इस चीज की। तो ब्लॉक प्रमुख कैसे जाता है, हर एक ग्राम सभा से एक प्रतिनिधि ब्लॉक में जाता है, जनप्रतिनिधि, उसको कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से फिर एक ब्लॉक प्रमुख बनता है। ठीक है, तो ब्लॉक प्रमुख का जो निर्वाचन होता है वो एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है। पहले सभी क्षेत्र पंचायतों को का निर्वाचन होगा और उन्हीं में से फिर वो लोग आपस में वोटिंग करके एक व्यक्ति को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, यहां पर कोई भी जनप्रतिनिधि के तौर पर मुखिया नहीं होता है। ठीक है, यहां पर कोई भी इसमें कोई ऐसा मुखिया नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया।
ये था जो कल तक का जितना बचा हुआ था वो। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा परिवर्तन किया है। क्या हम लोग इसके बाद अब सीधा भूगोल से शुरू करेंगे, उत्तराखंड के भूगोल। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे अभी इंट्रोडक्शन में गांव कितने हैं, क्या है, ये हमने आगे फिर से सारे करने ही हैं। तो दो 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 डबल हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। उससे बढ़िया सीधा ज्योग्राफी लेकर के चलते, सब कुछ लेकर के चलते, और जब प्रशासन आएगा तो फिर एक बार में फिर उसके अंदर ही डेप्थ में करते हुए चलेंगे। तो समझ लो कि यहाँ से आगे आपका आज से उत्तराखंड का असली कोर्स स्टार्ट हो गया है, जहाँ से अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग वाला जो कोर्स है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उत्तराखंड के भूगोल में, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा परिचय बताऊंगा, उत्तराखंड का भूगोल के दृष्टिकोण से परिचय हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है, 8 भागों में उत्तराखंड के क्षेत्र को विभाजित किया गया है, तो वो 8 भाग हैं, उसमें कुछ समय हमारा लगेगा। फिर हमारा उत्तराखंड का नदी तंत्र आ जाएगा। नदी तंत्र हमने बिल्कुल लगभग गहराई से करना है, तो नदी तंत्र आ जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड की जो झीलें हैं, हिमनद है, जितने भी कुंड हैं, उत्तराखंड के जितने भी जो ग्लेशियर्स वगैरह, ये सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग उत्तराखंड की मृदा करेंगे, मिट्टी। फिर उसके बाद उत्तराखंड के वन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आर्थिक, अच्छा, उत्तराखंड के वन और उससे रिलेटेड जो पर्यावरण का जो है वो सारा कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम आर्थिक भूगोल की तरफ चलेंगे, जिसमें संसाधनों के बारे में बात करेंगे, चाहे कृषि संसाधन हो या फिर खनिज संसाधन हो या उद्योग हो या सेवा क्षेत्र में कुछ हो। तो भूगोल बहुत ज़्यादा है। 2 पोर्शन है उत्तराखंड में जो ज़्यादा है सिलेबस में, एक भूगोल वाला पोर्शन और एक इतिहास वाला पोर्शन। भूगोल तो फिर भी मैं सीमित कर दूंगा, लेकिन इतिहास की कोई सीमा नहीं बनेगी। उसके बाद तब फिर उत्तराखंड का प्रशासन हो गया, या फिर जो और जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सरल सरल होती, फिर छोटे छोटे टॉपिक से, बट टॉपिक बहुत सारे हैं छोटे छोटे। जितना अच्छा भूगोल होगा उतना अच्छा आपका बाकी सारा टॉपिक बन जाता है। और भूगोल एक ऐसी चीज है उत्तराखंड की, जो हम भूगोल में तो पढ़ रहे होंगे ना, कई सारी चीजें हम इतिहास के हिसाब से भी भूगोल याद कर रहे होंगे। तो 2 तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, उत्तराखंड ग्लोब पर कहां पर है। एक जैसे हम लोग इंडिया के बारे में भी पढ़ते हैं ना, कि मानचित्र में, भारत के मानचित्र में उत्तराखंड कहाँ है, ऐसी ग्लोब पर उत्तराखंड कहाँ पर है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने उसका ढांचा बना रखा है कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले आप एक डायग्राम देखो। यहाँ पर देखो, मैंने तो एक ग्लोब बना दिया ऐसी। अब कहीं ना कहीं पर उत्तराखंड का ये नक्शा है, ये है उत्तराखंड ग्लोब पर। तो मैं इसको घुमाता जाऊंगा तो ये भी घूमता जाएगा। अब मैंने ये यहीं पर क्यों बनाया, मैंने इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं। हो सकता है ये तो एक तरफ से दिख रहा है ना, हो सकता है इसके पीछे की तरफ पर भी कहीं पर हो। तो 2D है तो मैं आगे की तरफ से इसको बनाऊंगा, पर मैंने यहीं पर क्यों बनाया है, इसका एक महत्व है। यहां क्यों नहीं बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि एक ग्लोब जो होता है उसकी पहचान करने के लिए कुछ हमने काल्पनिक रेखाएं खींची होती है। आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो वहां पर आपको सारी काल्पनिक रेखाओं के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। बट थोड़ा बहुत हमें पता भी होता है, और थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन अभी यहां पर भी दे रहा हूं। तो आपको पता है कि जो सबसे बीच की रेखा होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है। अब इसके ऊपर जितनी भी हम ऐसे 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 करके जो काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, ऐसे, ये सारी की सारी कैसी रेखाएं होती हैं, ये होती हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है। और ऐसी मैं भूमध्य रेखा से नीचे भी कुछ लाइनें ऐसे ऐसे खींच सकता हूं। कहां तक जाऊंगा मैं, जहां तक ये मेरा 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, या 90 डिग्री साउथ, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यहां तक ना मैं पहुंच जाऊं। अब जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, यानी कि लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। जितनी भी क्षैतिज रेखा है इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। अब इसी तरीके से ये जो मेरा भूमध्य रेखा है ना बीच में,
अगर मैं यहां से जैसे एक संतरा काटते हैं वैसे ही मैं पृथ्वी के भी दो हिस्से करूं, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा ऐसे उठा लूं, जैसे वो डोंगा होता है ना खाना रखने वाला, उसमें उसका ढक्कन रखा होता है ना, तो ऐसे समझ लो ढक्कन उठा करके हटा दूं, तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये दो अलग अलग हिस्से हो जाएंगे ना। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे क्षेत्र को मैं क्या बोलता हूं, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, एक परिचय दे रहा हूं मैं। और यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है, इस पूरे नीचे के ढक्कन को मैं क्या बोलूंगा, दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का रिवीजन, क्योंकि आप लोगों के उसमें अभी ज्योग्राफी आया नहीं है तो मैं एक परिचय दे रहा हूं इसका। तो अब यहां पर देखना कि दो जो भी क्षेत्र, ठीक है, जो भी क्षेत्र इस भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक पड़ेगा, ये सारे के सारे क्षेत्र मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्षेत्र कौन से गोलार्ध में माने जाएंगे, सारे क्षेत्र कौन से, उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र माने जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं मैंने उत्तराखंड यहां पर बनाया है, जो कि उत्तराखंड किसका हिस्सा है, उत्तराखंड किसका हिस्सा है समझ लो। उत्तराखंड जैसे अगर मैं भारत का हिस्से, भारत के हिस्से के तौर पर बनाऊं, अबे तो ये, अबे ये कैसे बनेगा, ये ऐसे इंडिया ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे ही बनेगा, मतलब यहां पर कहीं पर है उत्तराखंड। तो मैंने अगर उत्तराखंड यहां पर बना दिया है तो इसका क्षेत्र इस ऊपर नीचे के हिसाब से आ गया उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तराखंड कौन से गोलार्ध में, उत्तर दक्षिण के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो भी जगह होती है ना, तो उसको तकनीकी रूप से पहचान करने के लिए उसको कुछ डिग्री, कुछ अंश में बांटा जाता है। जैसे जैसे मैं मैथ्स के हिसाब से इसको निकालूं ना एकदम से, जो हम लोग जो एक सर्कल का, स्फेयर का एक कॉन्सेप्ट लगा करके चलते हैं ना मैथ्स में, तो स्फेयर पे जैसे कोई क्षेत्र लगाते हैं तो हम कोण में निकालते हैं उसको, एंगल में निकालते हैं, और एंगल या कोण को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। तो ऐसा कोई डिग्री लगा देते हैं, जैसे डिग्री नॉर्थ ऐसे। तो जो भी जगह उत्तराखंड की होगी, अगर वो गोलार्ध के हिसाब से पूछेगा, अक्षांश के हिसाब से पूछेगा, तो हमारे जितने भी अक्षांश होंगे उत्तराखंड के, जैसे ये है, जैसे ये उत्तराखंड का नक्शा बनेगा ना, तो इसका दक्षिणी बिंदु ऐसे ऐसे बीच में से ये भी और अक्षांश रेखाएं जा रही होंगे ना, इन सब के पीछे डिग्री नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ, डिग्री नॉर्थ लगेगा सबके पीछे। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अब क्या करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट हमने निकाला है, और हमने वो कॉन्सेप्ट निकाला है ऐसे, हमने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव ऐसे लंबवत गोलार्ध को दो हिस्से में बांटना है। तो ऐसा कुछ हिस्सा बनेगा, है ना, एक चाकू का फड़का इधर लगाऊंगा, एक चाकू से फड़का पीछे लगाऊंगा, अब ये दो हिस्से ऐसे खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऐसे है तो समझ लो ये ऐसे खुल जाएगा। अब एक हिस्सा यहां से लगेगा मेरा, एक हिस्सा ठीक पीछे लगेगा, ये पीछे वाला हिस्सा है डॉट वाला। तो ये जो क्षैतिज रेखा आ रही, लंबवत रेखा आ रही है, ये वाली, ये लंबवत रेखा है, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो जहां से हम मानक लेकर के चलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको प्रधान यमयोत्तर बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। थोड़ा बहुत है इसका आइडिया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन हो गया। और इसके ठीक पीछे होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री वाले। ठीक है, इसके ठीक पीछे, पर अभी मैं उतना डेप्थ में नहीं बता रहा हूं, एक ओवरव्यू लो। अब यहां पर क्या करना है कि जो भी जगह प्रधान यमयोत्तर के इस तरफ पड़ेगी, किस तरफ, पूर्व में, इस यहां से लेकर के यहां पीछे तक, जो भी जगह इस तरफ पड़ेगी, इस तरफ, इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और जो भी इस तरफ पड़ेगी इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। अब आप मेरे को बताओ, इस लाइन के हिसाब से उत्तराखंड पूर्व में है या पश्चिम में? उत्तराखंड पूर्वी गोलार्ध में है ना। ठीक है, तो अब मुझे उत्तराखंड की स्थिति लगानी है, तो गोलार्ध के हिसाब से उत्तराखंड कहां पर है, उत्तराखंड गोलार्ध के हिसाब से दो गोलार्ध बनते हैं ना, तो एक गोलार्ध हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक गोलार्ध हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, क्षैतिज रेखा के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में और लंबवत रेखा के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है,
अब मेरे को एक शब्द बनाना है इसका, तो उत्तराखंड कौन से गोलार्ध में है, दोनों को कंबाइन करूंगा तो इसमें क्या आएगा, उत्तर पूर्व गोलार्ध। ये समझ में आ गया, यहां पर है उत्तराखंड। अब लेकिन जो उत्तराखंड में जितनी भी ऐसी काल्पनिक लंबवत रेखाएं मैं बनाऊंगा तो हम कौन से गोलार्ध में है, सारी जगह पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो हर एक पर डिग्री ईस्ट डिग्री ईस्ट डिग्री ईस्ट लगाना है, चाहे वो आप 77 78 79 80 81 तक हमारा पड़ता है ना, 77 से 81 के बीच में पड़ता है देशांतर वाला, और 36 रेखाएं हमारी 28 से लेकर के 31 के बीच में पड़ती है। ये तो मैं मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूं, है ना। ये जो हमारी ऐसी क्षैतिज रेखाएं और लंबवत रेखाएं हैं, ये हमें उत्तराखंड का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, यानी उत्तराखंड की तकनीकी रूप से हमारी सीमा कहां तक बनती है ये भी बताता है। ये अक्षांश देशांतर आगे चल करके हमको बहुत सारी चीजों पर और अध्ययन करने में मदद करता है, जैसे जलवायु हो गया, ठीक है, समय हो गया, इन सारी चीजों में ये हेल्प करता है। तो अब यही सब निकाल करके मैंने ये वाली स्लाइड आपके लिए तैयार करी है, ये मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि मैं उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा रहा हूं, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाने में मैं तो तार्किक पढ़ाऊंगा, मैं फैक्चुअल तो पढ़ाऊंगा नहीं। तो फैक्चुअल पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे को खाली फैक्ट ही तो बताना है और उसको याद कराना है। थोड़े ट्रिक ट्रुक बना दो किसी किसी में, बच्चा खुश, समझ में कुछ आएगा नहीं। जैसे ही सवाल थोड़ा सा शब्द घूम गया, फैक्ट भी घूम जाएगा। अब मैं ये मानता हूं कि आपको अगर भूगोल पढ़ना है उत्तराखंड का, तो आपके पास भूगोल का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो थोड़ा आसान हो जाता है। जहां जहां पर भूगोल का थोड़ा बहुत परिचय चाहिए होगा, वो मैं परिचय हर टॉपिक में देता रहूंगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने दिया। तो एक तो आपसे पूछेगा उत्तराखंड कौन से गोलार्ध में है, उत्तराखंड कौन से गोलार्ध में, उत्तराखंड उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो मैंने अभी पीछे डायग्राम से बता दिया है, समझ गए ना। ऑप्शन में होगा उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिणी, उत्तर, या फिर दक्षिण पूर्वी, दक्षिण, ऐसे। तो हमेशा याद रखना, जब नामकरण होता है ना, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हिसाब से, तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण वाला नाम आएगा, ठीक है, या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, और उसके बाद पूरब और पश्चिम वाला यूज होता है। जब भी दोनों को एक साथ को आपको करना है, तो पहले या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, उसके बाद फिर पूरब पश्चिम वाला नाम यूज होता है। आप इसको जैसे हम पूर्वोत्तर राज्य बोल देते हैं, है ना, पूर्व उत्तर, तो हम पूर्वोत्तर राज्य बोल रहे हैं क्योंकि हम उन राज्यों को पूर्व के हिसाब से हम वो दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इंग्लिश में देखोगे तो पूर्वोत्तर राज्य को क्या बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ राज्य बोलते हैं, नहीं, नॉर्थ ईस्ट राज्य बोलते हैं। तो हिंदी में ये आगे पीछे हो रहा है, इंग्लिश में नहीं होगा, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड है, पहले नॉर्थ साउथ यूज करना है, फिर ईस्ट वेस्ट यूज करना है। और वही जब हम डिग्री में भी यूज करते हैं ना, कितने डिग्री देशांतर और कितने डिग्री अक्षांश पर कोई भी जगह है, तो पहले नॉर्थ साउथ वाला फिर ईस्ट वेस्ट वाला यूज करते हैं। यहां पर हमें दो तीन चीजें और पढ़नी है, इसका मैं डायग्राम आगे और दूंगा। अगर आपको उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण की सीमा को जानना है, उत्तर दक्षिण सीमा, तो उत्तर दक्षिण सीमा का मतलब जैसे ये हो गया मैप, तो उत्तर दक्षिण सीमा हो गया ये हमारी उत्तरी सीमा हो जाएगी, और ये वाला जो बिंदु है ये हमारी दक्षिणी सीमा हो जाएगी। हमेशा याद रखना, क्योंकि दक्षिण और उत्तर का जो ये मैं सीमा निकालूंगा, ये मैं कौन सी वाली रेखा से निकालूंगा, काल्पनिक क्षैतिज या लंबवत, क्षैतिज, क्या नाम होगा उस क्षैतिज रेखा का, अक्षांश। तो ये भी मुझे उत्तराखंड से जो अक्षांश गुजर रही है वो, और ये भी मुझे उत्तराखंड से जो अक्षांश गुजर रही है वो, उससे पता लगेगा, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण सीमा मुझे अक्षांश के अनुसार पता लगेगा, किसके अनुसार पता लगेगा, अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड के हिसाब से। अब यहां पर मुझे उत्तराखंड की उत्तरी सीमा कौन सा अक्षांश बना रही है ये सवाल पूछा जाएगा, और उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा कौन सा वाला काल्पनिक अक्षांश बना रहा है ये बनाएगा। तो मैंने दो फैक्ट यहां पर लिख दिया अभी, अब ये क्या है वो अभी आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से यहां पर पूरा पश्चिम सीमा आ गया है, तो अब पूरा पश्चिम सीमा में क्या आएगा, जैसे ये मेरा मैप है, तो यहां से मेरी ये पूर्वी सीमा आ जाएगी, ठीक है, ये होगी मेरी पूर्वी सीमा, और ये हो जाएगी मेरी पश्चिमी सीमा। पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा बताने के लिए मैं लंबवत
ऊर्ध्वाधर रेखाओं का और या वर्टिकल रेखाओं का इस्तेमाल करूंगा, जिसको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम सीमा देशांतर के अनुसार पता लगेगी, जिसमें मैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, दो देशांतर मुझे पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुझे कितनी काल्पनिक रेखाओं को याद रखना है? एक 4 रेखा याद रखने। एक उत्तरी रेखा जो हमारी उत्तरी सीमा बताएगी, एक दक्षिणी रेखा जो, तो उत्तर दक्षिण 2 अक्षांश, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब ये रेखा का कोई नाम तो है नहीं, कोई नाम नहीं होता रेखा का। रेखाएं जो नापी जाती हैं वो कोण में नापी जाती हैं। ठीक है, और कोण में अगर मुझे किसी जगह को मूल्य का पता बताना है तो पहले उसमें डिग्री का इस्तेमाल होता है, उसके बाद मिनट का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ये रहा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। ध्यान देना एन, ठीक है, हिंदी वाला है, आजकल तो एन ही यूज करेगा, लेकिन ये इसको 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है, उत्तरी ऐसे भी लिख सकता है। क्लियर है? अभी इसका मैं मैप बना करके भी दूंगा, ये मैप पे भी बनाना है। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ। इसको 28 डिग्री 43 मिनट दक्षिण ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये डिग्री का साइन है और ये जो एक डैश आ रहा है ये मिनट का साइन होता है। ठीक है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। जैसे घड़ी कितने मिनट घूमती है? 60 मिनट घूमती है और फिर 1 घंटा बनाती है ना, तो ये 60 मिनट का 1 डिग्री समय में 60 मिनट के बराबर होता है। ये आप वो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब समय वगैरह ये सब निकालेंगे, तो वहां पर सब। अभी आप थोड़ा उसको बस खाली याद ही कर लेना कि हाँ ऐसे है। ठीक है, तो ये मिनट्स भी याद रख रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद रखना है। अब बात आती है उत्तर पश्चिम सीमा। तो देशांतर रेखा से पता लगेगा, जो हमारी सबसे पूर्वी देशांतर है, पिथौरागढ़ से समझ लो जो गुजरती है, वो है हमारी 81 डिग्री और 2 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी ये जगहें भी याद रखनी है बाद में, अभी मैं जगह नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ हल्के 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 करके, पहले मैं क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट्स को टुकड़ों में करता हूं, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे करके क्या करता हूं, लिंक करता हूं, जोड़ता हूं। मैं एक ही साथ सारा पढ़ाऊंगा तो खिचड़ी पक जाएगी। तो 81 डिग्री ये हमारा सबसे पूर्वी देशांतर है। देखो क्या होता है, जैसे मैंने ये उत्तराखंड का मैप बनाया ना, तो ये हमारा पश्चिमी बिंदु हो गया, ये हमारा पूर्वी बिंदु हो गया, है ना। तो हमारा पूर्वी बिंदु, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रधान यमयोत्तर है वो हमारे पश्चिम में है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो जो पूर्वी वाला होगा उसकी संख्या कम होगी। ठीक है, जो पूर्वी देशांतर है, सॉरी, उसकी संख्या बढ़ जाएगी और जो पश्चिमी है उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो पूर्वी वाला हो गया 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व, और पश्चिमी वाला हो गया हमारा 77 डिग्री और 3-4 मिनट पूर्व। हाँ बिल्कुल पूर्व होगा, ये भी तो उत्तर है, ये भी तो उत्तर है। हाँ गलत लिख दिया ना, फिर वो आप में से किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि देखो ये देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के पीछे उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम लिखना गोलार्ध के हिसाब से, ना कि हमारी दक्षिणी सीमा उत्तरी सीमा के हिसाब से। ये किसके हिसाब से है? ये जो ये गोलार्ध बनाया है मैंने इसके हिसाब से। लेट अस सपोज यहां पर मैं एग्जांपल लूं, एक गोलार्ध ये है, अगर कोई ये जगह यहां पर पड़ेगी, ठीक है, ये इसकी उत्तरी सीमा है, ये इसकी दक्षिणी सीमा है, लेकिन इस अक्षांश पर भी डिग्री नॉर्थ लगेगा, इस अक्षांश पर भी डिग्री नॉर्थ लगेगा। हाँ, अगर कोई चीज यहां होगी तो इस अक्षांश पर लगेगा डिग्री साउथ और इस अक्षांश पर भी लगेगा डिग्री साउथ। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह इधर मिलती है तब यहां पर डिग्री नॉर्थ और इस पे लगेगा डिग्री साउथ, इक्वेटर से नीचे, ये ऐसे चलता है। इसी तरीके से आपका जो ये वाला सीन हो गया, ये 0 डिग्री प्रधान यमयोत्तर है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके डिग्री ईस्ट, और इस तरफ रहेगा डिग्री वेस्ट, 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, 1 डिग्री ईस्ट हो गया, और इधर जाऊंगा तो 2 डिग्री ईस्ट हो गया, ऐसे करते करते। अब जैसे मैं यहाँ पर उत्तराखंड बना रहा हूं, तो यहाँ वाला हो गया 77 डिग्री ईस्ट रफली, और यहाँ वाला हो गया 81 डिग्री ईस्ट रफली। लॉजिक समझ में आया? और अगर मैं ये भूमध्य रेखा से ऊपर हूं तो ये वाला हो गया मेरा रफली 28 डिग्री नॉर्थ, और ये वाला हो गया मेरा 31 डिग्री नॉर्थ। दोनों में नॉर्थ
लगाऊंगा और यहाँ पर दोनों में ईस्ट लगाऊंगा, याद रखना। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, ये तो याद करने पड़ेंगे, याद करना मुश्किल नहीं है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछेगा, अब जो पूछेगा वो है समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो रट्टा। यहां फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट चाहिए। ये है मेरिट मेकिंग क्वेश्चन जो पीसीएस तक में पूछ सकता है। अगर आपसे उसने पूछा कि उत्तराखंड के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच अंतर कितना है, ये आपने पढ़ा होगा लूसेंट वगैरह में या उसमें वाणी वगैरह में, ये दिया गया रहता है ना। कितना अंतर है देखो, मैं माइनस करता हूं, 31, 27 और 28, 43 को माइनस करूंगा तो 2 डिग्री 44 मिनट आता है। ठीक है, कितना आता है? 2 डिग्री 44 मिनट। यहाँ पर कोई किताब है मेरे पास, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर इसने कहीं पर मेरे को दिख नहीं रहा है, एकदम से कुछ मिल जाता तो शायद मैं आपको बता देता। अभी बताता हूँ मैं, देखो 70, 72, 35, 75, 12 कंपनी पंपनी, नहीं अभी एकदम से मेरी नज़र जा नहीं रही है फैक्ट पे, वो मैं स्टार्टिंग में ही देख रहा हूँ। हाँ भौगोलिक वाले में मैं भी तो कहाँ देख रहा हूँ, ये रहा। देखो उसने कैसे लिख दिया, वृहत हिमालय से गंगा के मैदान के बीच स्थित इस राज्य का ग्लोब पर विस्तार 28 डिग्री 43 से 31 उत्तरी अक्षांश तथा 77, इसने उत्तरी अक्षांश लिख दिया, ठीक है, शब्द लिख दिया इसने। 77 डिग्री से 34 डिग्री से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, तो इसने दोनों के लिए पूर्वी शब्द लिख दिया कि मध्य है। ठीक है जी, अर्थात इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार इसका है 2 डिग्री 44, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार मैंने यहाँ पर उत्तर दक्षिण भी लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा वाला होता है। तो 2 डिग्री 44 मिनट। और देशांतरीय विस्तार है इसका पूर्व पश्चिम वाला विस्तार, देशांतरीय विस्तार हो गया 3 डिग्री 28 मिनट। इतना उसने पूछा, उसके बाद उसने राज्य की लंबाई और चौड़ाई दे दी है। अगर आप भूल गए ये तो या तो रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे थोड़ी माइनस करोगे, ये ऐसे 31 डिग्री 27 मिनट माइनस 28 डिग्री और 43 मिनट ऐसे थोड़ी माइनस करोगे कि 7 में से ये 7 में से कितना गया, 3 गया तो 4, और ये 2 है ये 4 है, तो एक इधर ले लेते हैं, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 30 आ गया, तो ये तो 2 डिग्री 84 आ रहा है, यहाँ तो 2 डिग्री 44 हो। चलो इधर देख लेते हैं, 77.34, 12 में से 4 गया 8, अब इधर कितना बचा 9, 9 में से 3 गया कितना होगा 6, फिर 0, फिर यहाँ पर इधर और कर दो तो ये कितना 3 डिग्री, 3 डिग्री और 68 मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब ये आगे पीछे के तो नंबर ठीक दे रहा मुझे, लेकिन ये मुझे बीच का नंबर क्यों गलत दे रहा, इसका मतलब ऐसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। यहां सबसे पहले आप इन सारे डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दो, इसके मिनट में कन्वर्ट करके इसके मिनट और इसको ऐड कर दो, फिर जितने मिनट आएंगे लास्ट में फिर किस में कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा कुछ निकलता है इसमें। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं देखो 31 मैथ्स आती है ना थोड़ी, अब मैथ्स तो आपकी अच्छी है, इनटू 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, प्लस कितना करना है 27, माइनस 28 इंटू 60 प्लस 27, इतना कर दो और लास्ट में फिर क्या कर देना डिवाइडेड बाय 60। ये कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, करके देखोगे घर पे निकालोगे, 60 में से माइनस कर दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक लगा सकते हो आप, पर ये वैसे नॉर्मल नहीं होगा जैसे बच्चे करते हैं। तो अगर आप भूल भी गए और आपको नॉर्थ साउथ पता भी है तो श्योर हो सकते हो ना, वैसे तो सामने फैक्ट में से आपको पता लग जाता है। 1 डिग्री 60 मिनट, 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क पड़ता है, वो लॉजिक वो अलग है।
ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं हम मैप पर। यहाँ पर ये है उत्तराखंड का असली मैप, देखो। अब असली मैप पर भी तो देखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब असली मैप में आपसे देखो ये वो वाला मैप है, यही वाला वो मैप है, ठीक है। आपके राज्य कौन सा वाला जिला आपका सबसे पूर्वी सीमा बना रहा है, कौन सा जिला, जिला के हिसाब से है ना। 90% सवाल आपको उत्तराखंड में जिले के हिसाब से पूछेगा, बस जिले के हिसाब से, सब कुछ जिले के हिसाब से निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। तो 90%, तो पूर्वी जिला कौन सा बन रहा है हमारा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का ये वाला जो एरिया किसको टच कर रहा है, ये एकदम एक्सट्रीम ईस्ट वाला, ये तिब्बत को टच करता है, ये नेपाल को नहीं। यहां पर देख रहे हो ये बिंदु, ये तिब्बत को टच कर रहा है, देखो, ठीक है, तिब्बत को टच करने वाला, नेपाल को नहीं। तो हमारा जो पूर्वी सीमा है वो कितना डिग्री देशांतर है, 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व। 202 याद रखना, ऐसे खाली 2 मत याद रखना, 20 मत लिख देना, वो 20 हो जाएगा फिर। और पॉइंट वॉइंट डॉट वॉट नहीं लगेगा इसमें, पॉइंट लगाओगे तो फिर उसका कॉन्सेप्ट अलग है यहां पर, ठीक है। जो हमारी सबसे पश्चिमी सीमा हो गई, ये हमारी सबसे क्या हो गई है, पश्चिमी सीमा हो गई है। ये कितना है, 77 डिग्री, क्योंकि देखो लॉन्गिट्यूड 77, 78, 89 ऐसे, सॉरी 80, 81 ऐसे करके बढ़ते हैं, ऐसे करके इधर की तरफ ये जाएंगे। तो ये हमारी होगी पश्चिमी सीमा। कौन सा जिला है बताओ हमारे पश्चिमी सीमा में, जिला आपको पता होना चाहिए, इसका जिला कौन सा हो गया। हाँ, ये आप मैप बनाना अभी और उसमें ये लिखना है पिथौरागढ़ कर देना, और यहां पर जिला कौन सा हो गया, देहरादून। हालांकि अभी आपने बहुत कुछ करना है मैप में, तो अभी तो शुरुआत है ये। उत्तरी सीमा कहां पर जा रही है, कौन से जिले में जा रही है, उत्तरकाशी। और कौन से चीज को टच कर रही है ये, उत्तरकाशी कहां पर टच कर रहा है, तिब्बत को। अच्छा, ये देहरादून का जिला जो है वो किधर को टच कर रहा है, यूपी कहां है यहाँ पर, हिमाचल, हिमाचल पक्का, देखो देखना, ये है देखो ये वाला एरिया, ये ठीक है, ये वाला टिप है। अब देखो ये टिप यहां पर किसको टच कर रहा है, यहां से उत्तर प्रदेश है, यहां से ये हिमाचल है, ठीक है। तो ये टिप आपका यूपी भी टच कर रहा है और हिमाचल भी टच कर रहा है, दोनों जगह टच कर रहा है। और सर देखूं तो हरियाणा भी टच कर रहा है वो, पर क्योंकि हरियाणा में हमारी नदी आ जा रही है ना, तो ये हमारे लिए हमेशा विवाद का वो है, कहीं पर दिखाएगा कि हरियाणा को छू रहे हम, कहीं पर दिखाएगा नहीं छू रहे। हमने नहीं लेकर के चलना है क्योंकि नदी बीच में है मूल रूप से, ठीक है। उत्तरी सीमा उत्तरकाशी, दक्षिणी सीमा कौन सा राज्य, कौन सा जिला बनाएगा, उधम सिंह नगर। ये उधम सिंह नगर यहां पर जो दक्षिणतम क्षेत्र में है, ये कहां पर टच कर रहा है बताओ, नेपाल को टच कर रहा है या किसको टच कर रहा है, देखो नेपाल को भी टच कर रहा है, यहां पर देख रहे हो, यहां पर थोड़ा सा शारदा नदी इधर से जा रही, लेकिन ये हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया वो ये है, ये वाला, ये यूपी को टच कर रहा है, देखो, ठीक है, खटीमा वाला जो क्षेत्र है। तो उधम सिंह नगर, चारों आपके उत्तरी जिला यही आपके क्या बन गए हैं, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, यही आप उत्तरी जिला भी बोलोगे ना, क्योंकि जिस जिले की, उत्तराखंड में जो जिला सबसे उत्तरी सीमा बना रहा है वो उत्तरी जिला भी तो हो गया ना। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी, और पश्चिमी जिला कौन सा है, ऐसे याद रखना है ये, ठीक है। जिले भी याद हो गए हैं ना। और ये आप ये सोचो, ये फैक्ट है, शुरू है, मैं इतने तरीके से आपको ये चीजें याद करा दूंगा ना, करते 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 ऐसे टिप्स पे होंगे, रटना कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। इस डायग्राम को बनाओ आप।